हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल हमने छोड़ा था ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम में। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। देखिए, जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकल आपको इसका मतलब काफी ज्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता क्या है, इसके अंदर आपने कौन कौन सी बातें थोड़ी सी फोकस होकर करनी है, तो उसको जरा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता क्या है, तो आपने कहना है इट इज द इन्फ्लेमेशन। ये किस चीज की इन्फ्लेमेशन है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। जो आपका पेरिकार्डियम होता है ना, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इट इज कॉल्ड एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। फिर आपने याद रखना है कि जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है ना, इसमें आपको प्रेजेंटेशन क्या मिलती है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो आपका जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है ना, सबसे पहले तो इसमें जो हमारा पेरिकार्डियम है, ठीक है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसमें ना हमें शार्प पेन मिलेगी। तो इसमें हमेशा आपको डल पेन नहीं मिलेगी बल्कि क्या मिलेगी? शार्प पेन। तो इसमें क्या मिलेगी? वी विल गेट शार्प पेन डेट इंक्रीज विद, और वो क्या होगी? डेट इंक्रीज विद रेस्पिरेशन या इंस्पायरेशन। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है इसमें आपको इस तरह की पेन मिलती है कि जब आप इंस्पायर करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, तो आपकी पेन क्या हो जाएगी? ज्यादा। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो पेन होती है, इसमें ये आपकी पॉइंट ने बुक ने पॉइंट लिखा नहीं, इसको लिख लें कि दिस पेन इंक्रीज विद। ठीक है, ये आपकी जो पेन होती है वो इंक्रीज हो जाती है किस में? लाइंग डाउन। मतलब जब आप नीचे जमीन पे लेट जाते हैं या किस लेटते हैं तो लेइंग पोजीशन के अंदर ये पेन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा आपने सेकंड नंबर पे ये बात याद रखनी है, जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है ना, इसकी जो पेन होती है वो डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज विद लीनिंग फॉरवर्ड। मतलब कि जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का बंदा होगा, जब ये बंदा आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, तो आगे की तरफ झुकने की वजह से इसकी जो पेन होगी वो क्या हो जाएगी? वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो अगर एक ऐसा बंदा जिसकी पेन इंस्पायरेशन पे ज्यादा हो जाती है, लेटने पे ज्यादा हो जाती है, लेकिन आगे की तरफ झुकने पे या जब वो बैठता है सिटिंग पोजीशन के अंदर अगर उसकी पेन कम हो जाती है, तो ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो शार्प पेन होती है वो क्यों होती है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर हमें क्या मिलती है? फ्रिक्शनल रब मिलती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? फ्रिक्शनल रब मिलती है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल रब मिलेगा, शार्प पेन होगी, और वो पेन आपकी इंस्पायरेशन से इंक्रीज होगी, लीनिंग फॉरवर्ड से डिक्रीज होगी, बैठने से इंक्रीज होगी, सॉरी बैठने से डिक्रीज होगी, और लेटने से ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, अगर हम इसमें कुछ बात करें ईसीजी की, तो जब भी किसी बंदे की हम ईसीजी करेंगे एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की, तो इसमें हमें क्या सिम्टम मिलेंगी? तो आपने याद रखना है इसके अंदर हमारा जो पी आर इंटरवल होगा वो डिप्रेस होगा। तो पी आर डिप्रेशन मिलेगी। सबसे पहले क्या मिलेगा? पी आर डिप्रेशन। फिर आपने सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगी? वाइड स्प्रेड। ठीक है, इसमें क्या मिलेगी? वाइड स्प्रेड या डिफ्यूज एसटी एलिवेशन। ठीक है, तो इसमें एक क्या होगी? वाइड स्प्रेड या डिफ्यूज एसटी एलिवेशन होगी, और पीआर की डिप्रेशन होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जब हमने ईसीजी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया भी था। फर्ज करें कि ये आपकी ईसीजी है और ये उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो और ये क्या है? आपकी टी वेव है। ठीक है, ये नॉर्मल ईसीजी है। अगर क्या हो, अगर कोई बंदा है और उसकी जो ईसीजी है वो हमें इस तरह की मिले कि उसके अंदर जो उसका एसटी सेगमेंट है, ठीक है, वो एलिवेटेड है, तो उसकी ईसीजी ना हमें कुछ इस तरह की मिलेगी। मैं आपको रिमूव करके दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी ईसीजी हमें इस तरह मिलेगी। इसको हम कहते हैं एसटी एलिवेशन। इट इज कॉल्ड एसटी एलिवेशन। एक और ईसीजी होती है, उसमें क्या होता है? देखिए, अगर आपकी जो ईसीजी है वो इस तरह है कि उसके अंदर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो एसटी डिप्रेशन है, मतलब कि उसका जो एसटी सेगमेंट है वो इस तरह डिप्रेस है। ठीक है, इस तरह क्या है? डिप्रेस है। तो मतलब कि नॉर्मल लाइन से नीचे है, तो इसको हम एसटी डिप्रेशन कहते हैं। तो आपने इसमें एक तो बात ये याद रखनी है कि इसमें हमें एसटी डिप्रेशन, इसमें पीआर डिप्रेशन मिलती है, एसटी डिप्रेशन नहीं। इसमें आपको पीआर डिप्रेशन मिलती है। पीआर डिप्रेशन क्या होती है? देखिए, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला जो मैंने सर्कल किया है, इसको हम पी आर कहते हैं। तो ये आपका एरिया क्या होगा? इस पे डिप्रेस मिलेगा। ठीक है, ये आप एरिया क्या होगा? डिप्रेस होगा। जो एस टी एलिवेशन है ये हमें स्टेमिक के अंदर मिलती है। जो एस टी डिप्रेशन है ये हमें कब मिलती है? जब हमारे हार्ट का हाइपोक्सिया हो रहा हो। ठीक है, तो इस ये इसी पे हमने बातें डिस्कस की थी। अच्छा, खैर हम आगे चलते हैं।
आप कहते हैं कि अच्छा ये तो समझ आ गया है कि ईसीजी के ऊपर पीआर डिप्रेशन होगी, वाइड स्प्रेड और डिफ्यूज एसटी एलिवेशन होगी, और क्या होगा? और आपने याद रखना है कि इसमें इसकी वजह क्या होती है कि जो आपका एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करें, तो सबसे जो मेजर इसकी वजह होती है, वो कौन-कौन सी है? देखें, आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि कॉजेज़ इंक्लूड सर्जरी, मतलब कि अगर आप कोई दिल का ऑपरेशन कराते हैं, तो कार्डियक सर्जरी इज़ द कॉमन कॉज़ ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, उससे आपकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर, ठीक है? कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर, जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इसमें आपके कौन-कौन से आ सकते हैं? इसके अंदर कोई भी आपका मारफान सिंड्रोम आ सकता है, एह्लर-डैनियल सिंड्रोम आ सकता है, तो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें अबनॉर्मल होगा। उसके बाद आपकी एसएलई, जो एसएलई है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इसके अंदर, उसके अंदर आपको हो सकता है। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको याद भी होगा, इसमें हमें क्या मिलती है? मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। तो इसके अंदर क्या होगा? मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। तो मॉर्निंग स्टिफनेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एसएलई, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और कार्डियक सर्जरी, ये इसकी क्या है? बेसिक बेसिक वजह हैं। उसके बाद इसमें और क्या हो सकता है? ओस्टियोआर्थराइटिस, जो ओस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर भी आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस मिल सकता है। उसके अलावा आपने इसके अंदर याद रखना है, जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, ये आपको रेडिएशंस की वजह से मिलता है, ठीक है? ये आपको रेडिएशन की वजह से मिलता है। उसके अलावा हमने पढ़ा भी था पीछे, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेसलर सिंड्रोम, याद आया कुछ? जब मैंने आपको एमआई पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि कुछ महीनों के बाद आपका जो पेरिकार्डियम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हम ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है? उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ आपकी बुक ने वजह लिखी हुई है कि आपको जो है ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस ये क्यों हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें कुछ कॉजेज़ भी होती हैं, तो इसमें आपकी बुक ने एक वायरस लिखा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉक्सैकी वायरस। जो आपका कॉक्सैकी वायरस बी है, कॉक्सैकी वायरस बी, इसकी वजह से भी आपको क्या होता है? इसकी वजह से भी आपको पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा इसमें और क्या है? नियोप्लेज़िया है, ठीक है? मतलब कि कोई कैंसर वगैरह, तो उसकी वजह से भी आपको ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। अच्छा, ये तो सारी वजह हो गई, इसको आपने याद कर देना है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? अब ट्रीटमेंट कैसे करना है? आप अपने जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, इसमें जो पेशेंट है उसको पेन भी है, शार्प पेन है, ठीक है? पेन भी है, शार्प पेन भी है, इन्फ्लेमेशन भी है। तो आप एक बात याद रखें, जब भी शार्प पेन होती है ना, जब भी शार्प पेन होती है और इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है या कोई फ्रिक्शनल रब होता है, देखिए ये तो पेरिकार्डाइटिस है ना। अगर हमारी जो प्लूरा होती है ना, प्लूरा, अगर उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो ना, तो उसके अंदर भी जब भी शार्प पेन होगी ना, तो आपने हमेशा यूज़ करने हैं, जो बेस्ट हमारे पास होगी, वो एनसेड्स होते हैं। एनसेड्स आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट शार्प पेन। तो शार्प पेन में आप ज़्यादातर एनसेड्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप इसमें और क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉलकीन, ठीक है? कॉलकीन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर और क्या यूज़ करेंगे? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। तो यू कैन आल्सो यूज़ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, एनसेड्स और कॉलकीन, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा ये तो हमें समझ आ गया है कि इसमें हम मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी ईसीजी कैसे होती है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और ये क्या होता है। इसमें मैं अगर आप पे फ़ोकस करूँ, तो आपने जो मेन चीज़ जिस पे फ़ोकस करनी है ना, वो है आपका कि इसमें पेन किस तरह होती है। जब ये बंदा लेटता है तो पेन ज़्यादा हो जाती है, जब ये बंदा बैठता है, आगे की तरफ झुकता है तो पेन कम हो जाती है, या जब ये बंदा इंस्पायर करता है तो पेन ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की कुछ निशानियाँ हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। जो मायोकार्डाइटिस है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, आपकी बुक ने बड़ा इसको फ़ज़ूल करके लिखा हुआ है, बट फिर भी हम इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मायोकार्डाइटिस, ठीक? लेकिन इस मायोकार्डाइटिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्विज़ का क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताएँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक बल्कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछूँगा। आपने कोई ऐसी टीबी की ड्रग बतानी है, ठीक है? आपने कोई ऐसी टीबी की ड्रग बतानी है, जो क्या करती है, जो आपके बॉडी फ्लूइड्स को रेड ऑरेंज कर देती है। तो ऐसी टीबी ड्रग, ठीक है? ऐसी ऐसी टीबी ड्रग जो क्या करती है, जो आपकी P450 का स्टिमुलेटर है, आपकी बॉडी के अंदर P450 एंजाइम को स्टिमुलेट करती है और आपके बॉडी फ्लूइड्स को क्या कर देती है, रेड ऑरेंज कर देती है। तो बताएँ उस टीबी ड्रग का नाम क्या है? ठीक है? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद जो आपसे सेकंड क्वेश्चन मेरा आज है वो ये है कि ऐसी मुझे कोई टीबी की ड्रग बताएँ, जो आपके अंदर विज़न प्रॉब्लम लेके आती है। तो ऐसी टीबी की ड्रग जो क्या करती है, विजुअल दैट कैन कॉज़ विजुअल प्रॉब्लम्स, तो उसमें कौन-सी ड्रग आती है, ठीक है? इसका मुझे आपने नाम बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक हो गया? चलें जी, 2 सवाल ही बहुत हैं आज क्विज़ के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों सवाल का सही आंसर देंगे, तो फिर हम आगे इसकी क्विज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक हो गया? चलें जी, हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला टॉपिक है ना, उसका नाम है जी मायोकार्डाइटिस, ठीक है? जो मायोकार्डाइटिस है, ये क्या चीज़ होती है, इसको ज़रा समझते हैं, देखिए।
जो मायोकार्डाइटिस है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम। ये क्या होती है, इसके नाम से मतलब चल रहा है कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम। आपकी जो सेंटर वाली लेयर है हार्ट की, उसको मायोकार्डियम कहते हैं। अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डाइटिस। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें उसने लिखा हुआ है देयर इज ग्लोबल इनलार्जमेंट। ग्लोबल इनलार्जमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया के जो हार्ट होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, बल्कि आपका पूरे का पूरा जो हार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनलार्ज हो जाएगा। तो ग्लोबल इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, और प्लस इसके अंदर अंदर आपके जो हार्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, हार्ट के जो चैम्बर्स होंगे वो डायलेट हो जाएंगे। तो डायलेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, आपके जो हार्ट चैम्बर्स होंगे वो भी डायलेट कर जाएंगे, और उसके अलावा ग्लोबल इनलार्जमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इट में कॉज सडन कार्डियक डेथ, मतलब कि आपका जो मायोकार्डाइटिस है ये आपको क्या करवा सकता है, इट कैन कॉज सडन कार्डियक डेथ लेस देन 40 ईयर। तो मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम, इसके अंदर हमारा जो पूरे का पूरा हार्ट होता है वो इनलार्ज हो जाता है। डायलाटेशन ऑफ ऑल हार्ट चैम्बर्स, इसमें क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन दोज पेशेंट जिनकी उम्र कितनी होती है, 40 साल से कम होती है। फिर आपने कहना है कि अच्छा, जो हमारी मायोकार्डाइटिस है इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। मतलब अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मायोकार्डाइटिस के अंदर चूंकि इन्फ्लेमेशन है तो जाहिर बात है इसके अंदर हमें फीवर मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, फीवर होगा। उसके अलावा इसके अंदर हमें डिस्निया मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। उसके अलावा इसके अंदर आपको चेस्ट पेन हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है। उसके अलावा इसमें और क्या होगा, इसमें आपको एरिथमियाज मिलेंगे। तो एरिथमिया होगा, फीवर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, चेस्ट पेन होगी। उसके अलावा टैकीकार्डिया होगा। आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फीवर इज करेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें आपको क्या होगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि ना कोई इसका लेना देना लेकिन आपको बुखार होगा। तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मायोकार्डाइटिस। ठीक है, ये आपने इसके अंदर बात याद रखनी है कि आपका मायोकार्डाइटिस क्या होता है, और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी ही वेरिएबल है। मतलब बहुत सारी सिम्टम्स इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि अच्छा, जो मायोकार्डाइटिस है, अगर हम इसकी कॉजेज की बात करें, देखिए जो मायोकार्डाइटिस है ना, ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो आपको मायोकार्डाइटिस करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वायरल। तो मुझे बताना जरा शाबाश कि जो वायरल है ये कौन सा ऐसा वायरस है जो आपको मायोकार्डाइटिस करवा सकता है। तो इसमें आपका आता है एडिनो वायरस। वो कौन सा है, एडिनो वायरस आता है। फिर आपने याद रखना है जो सेकंड नंबर पे हमने अभी अभी पढ़ा, जो हमें पेरिकार्डाइटिस भी करवाता है, उसका नाम है कॉक्सैकी बी वायरस। जो कॉक्सैकी बी वायरस है ये भी आपको मायोकार्डाइटिस करवा सकता है। उसके अलावा आपने याद रखना है डेट इज कॉल्ड पार्वो वायरस बी 19। जो पार्वो वायरस बी 19 है ये हम आगे जाके हिमाटोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे। ये आपको क्या करवाता है, मायोकार्डाइटिस को करवाता ही करवाता है। इसके अलावा ये हमें ए प्लास्टिक एनीमिया वगैरह भी करवा सकते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है HIV और HHV। तो HHV और HIV दोनों आपको क्या करवा सकते हैं, मायोकार्डाइटिस करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है, दैट इज योर, हाँ इसमें एक चीज रह गई है, देखें आपके जो वायरल वाले हैं ना, जो आपके वायरल वाले हैं, इसमें क्या होता है, आपको लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके चूंकि वायरल डिजीज है तो आप सबको पता है कि वायरस के अंदर तो लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं, तो लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट मिलेंगे। किसके अंदर मिलेंगे, विद फोकल नेक्रोसिस हाईली इंडिकेटिव ऑफ वायरल मायोकार्डाइटिस। देखें, अगर आपको हार्ट के अंदर लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट मिल रहे हैं तो ये आपका हाईली सजेस्टिव है। ज्यादातर चांसेस हैं कि इसको जो हुआ है मायोकार्डाइटिस वो आपके वायरल की वजह से हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे याद रखते हैं कि जो सेकंड होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, दैट इज पैरासिटिक। कि कौन कौन से ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आपको क्या करवा सकते हैं, मायोकार्डाइटिस। तो पैरासाइट्स में इसमें जो मशहूर जमाना है दैट इज ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्राइपेनोसोमा, दैट इज ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। जो आपका ट्राइपेनोसोमा क्रूजी है, हमने कल भी पढ़ा था कि ये हमें क्या करवाता है, शिगास डिजीज करवाता है। ठीक है, तो ट्राइपेनोसोमा आपको शिगास डिजीज भी करवाता है और आपको मायोकार्डाइटिस भी करवाता है। उसके अलावा आपने याद रखना है हमारे पास एक और पैरासाइट है, उसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंदी। तो आपका जो टोक्सोप्लाज्मा गोंदी है ये भी क्या करता है, ये भी आपको मायोकार्डाइटिस करवा सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम आगे चलते हैं और अब ये तो हो गए पैरासाइट। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको मायोकार्डाइटिस करवाते हैं। तो विच बैक्टीरिया विल कॉज यू मायोकार्डाइटिस, इसमें सबसे पहले तो उसने लिखा हुआ है दैट इज योर बोरीलिया बोर्दोरफेरी, दैट इज कॉल्ड बोरीलिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बोरीलिया बोर्दोरफेरी। जो बोरीलिया बोर्दोरफेरी है ये आपको क्या करवाता है, मायोकार्डाइटिस करवाता है।
और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो बोरीलिया बोर्डोफेरी है ये क्या करता है, ये आपको लाइम डिजीज भी करवाता है। उसके अलावा आपका माइकोप्लाज्मा नेमोनाई, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा नेमोनाई आ गया। उसके अलावा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, बोरीलिया बोर्डोफेरी और माइकोप्लाज्मा सूडो नेमोनाई, ये सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ये आपको क्या करवाते हैं, ये आपको मायोकार्डाइटिस करवाते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो मायोकार्डाइटिस होगा इसकी चौथी वजह क्या होगी। चौथी वजह इसमें आती है टॉक्सिन्स। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमें हमारे मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करवा सकती हैं। अब इन टॉक्सिन में कौन कौन सा आएगा, इन टॉक्सिन में सबसे पहले आपकी बुक ने लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है इसके अंदर आपको क्या हो जाती है, इसके अंदर तो आपको इसकी आपको मायोकार्डाइटिस होता है। उसके अलावा जो आपके ब्लैक विडो वेनम है, ये ना एक खास किस्म की मकड़ी है, इसको हम कहते हैं ब्लैक विडो, मतलब कि विधवा, विधवा या बेवा जिसको कहते हैं। तो ब्लैक विडो वेनम, ठीक है, तो ब्लैक विडो वेनम जो होता है वो भी आपको मायोकार्डाइटिस करवाता है। उसके अलावा इसमें आपने याद रखना है, जो पांचवी हमने कल भी वजह पढ़ी थी, दैट इज रूमेटिक फीवर। हमने कल भी पढ़ा था कि जो जोन्स क्राइटेरिया ना, उसमें हमारा जो ओ है, ओ का मतलब भी क्या था, हार्ट था, मतलब कि पैनकार्डाइटिस था। तो रूमेटिक फीवर के अंदर हमें क्या होता है, मायोकार्डाइटिस होता है। और मुझे जरा बताना शाबाश कि ये जो रूमेटिक फीवर के अंदर मायोकार्डाइटिस होता है, इसमें ठीक है, जो आपका रूमेटिक फीवर के अंदर जो मायोकार्डाइटिस होता है, इसमें ये आपकी मोस्ट कॉमन किस चीज की वजह है, तो हमने कहा था इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। जो मायोकार्डाइटिस होता है रूमेटिक फीवर के अंदर, ये मोस्ट कॉमन वजह होती है किसकी, डेथ की। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें छठे पॉइंट की, तो छठे पॉइंट में आपने कहना है दैट इज ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हमें मायोकार्डाइटिस करवाती हैं, और वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं देखिए। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें आपकी आती है जी डॉक्सोर्यूबिसिन। ठीक है, जो डॉक्सोर्यूबिसिन है ये आपके हार्ट के लिए वैसे ही खतरनाक होती है, तो डॉक्सोर्यूबिसिन। या फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, कोकेन। तो कोकेन और डॉक्सोर्यूबिसिन ये दोनों क्या हैं, ये आपको मायोकार्डाइटिस करवाती हैं। उसके बाद आपने याद रखना है जो सातवां पॉइंट है, दैट इज ऑटो इम्यून। जो मायोकार्डाइटिस है अगर तो किसी बैक्टीरिया की वजह से ना हो, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से ना हो, तो फिर आपको ऑटो इम्यून भी हो सकता है। तो ऑटो इम्यून में उसने क्या लिखा हुआ है, कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज बड़ी ही मतलब कि एक इंटरेस्टिंग सी डिजीज है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो कावासाकी डिजीज के अंदर हो सकता है। उसके अलावा जो सार्काडोसिस है, इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे कि सार्काडोसिस क्या होता है, इसके अंदर कौन सा ग्रैनुलोमा होता है और ये क्या चीज है। ठीक है। उसके बाद जो एसएलई है, ये भी क्या है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके अंदर भी आपको मायोकार्डाइटिस हो सकता है। उसके अलावा पोलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस, इन दोनों के अंदर आपको क्या हो सकता है, कार्डियोमायोसाइटिस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा है और उसके अंदर क्या है, मायोकार्डाइटिस है, तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन, उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन क्या मिलेंगी। तो इसमें आपने कॉम्प्लिकेशन में याद रखना है कि ये एक सडन कार्डिक डेथ की वजह है। ठीक है, आपका जो मायोकार्डाइटिस है ये एक सडन कार्डिक डेथ की वजह है। उसके अलावा जो एसएलई के पेशेंट होते हैं, सॉरी, सडन कार्डिक डेथ की वजह है। और इसमें इसकी और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं कि इसमें ना हमें एरिदमिया हो जाता है, मतलब कि हमारे हार्ट का रिदम खराब हो जाता है, तो एरिदमियाज हो सकती हैं। उसके अलावा हार्ट ब्लॉक हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और थ्रोम्बस हो सकता है, और सिस्टेमिक एम्बोली। ठीक है। तो आपने एक बात ये याद रखनी है कि 40 साल से, ठीक है, 40 साल से जो कम उम्र लोग हैं, तो उनके अंदर अगर सडन कार्डिक डेथ होती है तो उसकी एक वजह आपकी क्या है, दैट इज कार्डियो, दैट इज मायोकार्डाइटिस। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको समझाई थी, आपको शायद याद होगी, कि फर्ज करें किसी बंदे को एमआई होता है, तो एमआई के पहले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पेशेंट होता है ना, उसकी क्या हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो अगर पहले 24 घंटों के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है आफ्टर एमआई, तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होगी वो क्या होगी, वो आपकी एरिदमिया होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, एरिदमियाज होंगे, आपको एरिदमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके अंदर आपने याद रखना है, मैंने आपको पहले भी करवाया होगा। उसके बाद सडन कार्डिक डेथ क्या होती है, आपको सबको पता है कि अगर आपको हार्ट के सिम्टम्स आए और 1 घंटे के अंदर ही पेशेंट की डेथ हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सडन कार्डिक डेथ। ठीक हो। अच्छा, अब ना मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ, और कल हमने जो पढ़ा था उसमें एक टॉपिक रह गया था, उसका नाम है सिंकोप। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर हम क्लास एंड करते हैं। और जो इससे अगली क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे हार्ट के ट्यूमर्स को और फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। हमने हार्ट फेलियर भी पढ़ लिया था कि हार्ट फेलियर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हाई आउटपुट, ये शॉक भी हो गया, ये भी सारी चीजें होंगी, लेकिन इसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था, उसका नाम है सिंकोप। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिंकोप, सिंकोप होता क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सादा लफ्जों में बताता हूँ कि सिंकोप क्या होता है, और फिर हम इसको ना बुक से रीड कर लेंगे। देखिए, आपने याद रखना है कि अगर कोई बंदा है और उसमें ना उसके ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाता है,
और कुछ अरसे के लिए, बिल्कुल थोड़े से अरसे के लिए वो बेहोश हो जाता है। तो अगर कोई बंदा है और वो क्या करता है, वो थोड़े से अरसे के लिए बेहोश हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ऐसा बंदा जिसमें क्या होगा, थोड़े से अरसे के लिए कॉन्शियसनेस का लॉस होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बाय अ पीरियड ऑफ डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो। देखिए, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस काज्ड बाय पीरियड ऑफ डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, तो आंसर क्या होगा, सिंकोप। सिंकोप क्या होता है, अगर कोई बंदा है उसके ब्रेन की तरफ ब्लड कम जा रहा है और कुछ बहुत थोड़े अरसे के लिए उसमें वो बंदा बेहोश हो जाता है लेकिन दोबारा ठीक भी हो जाता है, तो इसको हम सिंकोप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो सिंकोप होता है ना, इसकी टाइप्स होती हैं। सिंकोप की 3 टाइप्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। एक होता है रिफ्लेक्स को सिंकोप, एक होता है ऑर्थोस्टैटिक, और एक होता है आपका कार्डियक। ठीक हो गया, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूंकि हम सीवियर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो आपका कार्डियक सिस्टम है, देखिए इसमें क्या होगा कि आपका जो दिल है, अगर वो प्रॉपर तरीके से पंप नहीं करता, ठीक है, अगर आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड को पंप नहीं करता, तो फर्ज करें उसके अंदर एरिथमिया हो जाता है या कोई भी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपका जो एओर्टा है वो स्टेनोसिस हो गया, तो आपको पता है कि अगर एओर्टा आपका नैरो हो जाएगा, एओर्टा क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो आपकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा एचसीएम, एचसीएम का मतलब क्या है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसकी एक टाइप होती है, उसको हम कहते हैं होकम। होकम में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, आपका जो हार्ट होगा उसकी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की हाइपरट्रॉफी होगी और ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो जो होकम के पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनकी कार्डिक आउटपुट कम होती है और ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाएगा और उसको क्या हो सकता है, उसको सिंकोप हो सकता है। ठीक है, तो पहली जो वजह हमने लिखी है वो है कार्डिक, मतलब कि एरिथमिया की वजह से, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टा तंग हो गई या तो ब्लड ही नहीं जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा, उसके बाद जो अगली टाइप है उसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक सिंकोप। ऑर्थोस्टैटिक सिंकोप क्या होता है, ये आपको हाइपोवोलीमिया की वजह से होता है। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम है ब्लड का, तो हाइपोवोलीमिया की वजह से, ड्रग्स की वजह से, एंटी हाइपरटेंसिव, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। Orthostatic hypotension is defined as drop in systolic blood pressure more than 20 and diastolic more than 10 upon standing। अब इसको जरा समझते हैं, देखें, आपने याद रखना है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती क्या है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, जिसको पोजिशनल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ये होती है कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाए बाय बाय कितने पॉइंट्स, डायस्टोलिक की चले बात करते हैं, तो अगर मोर देन 10 पॉइंट्स आपका डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और आपका मोर देन 20 आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, अगर ये दोनों डाउन हो जाएं, जैसे आप खड़े होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, अब आप बैठे होते हैं, जैसे आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर से आ जाते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 10 आपका ड्रॉप होता है डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक आपका मोर देन 20, तो इट इज कॉल्ड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहेंगे। फिर आपने याद रखना है कि जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, इससे आपको सिंकोप हो सकता है, वो हम पढ़ते देखें। एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब एक बंदा है वो एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है, तो उसको हो सकता है। उसके अलावा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन का मतलब क्या, देखिए कल हमने पढ़ा भी था कि जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है ना, उसमें क्या होता है, हेड ट्रॉमा। जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो उसका इसके से ताल्लुक नहीं है। देखिए, जब आपको हेड ट्रॉमा होता है ना, तो आप सबको पता है कि आपका जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जब सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होती है, तो उससे क्या होता है, आपको सिंकोप हो सकता है। ठीक है, यू कैन गेट सिंकोप। उसके अलावा आपने इसमें एक और बात ये याद रखनी है कि इसमें और क्या होगा, तो आपका ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज डिफाइंड, और ये सर आपने पढ़ लिया है। मतलब कि ये वही बात आ गई कि अगर आपके अंदर हाइपोवोलीमिया होता है या आप कोई ऐसी ड्रग लेते हैं जिससे आपको हाइपोटेंशन होती है, तो आपके ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाएगा। कब कम जाएगा, जब आप खड़े होंगे, पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक हो गया, उसके बाद हमारा जो अगला होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उसने लिखा हुआ है वेजोवेगल, मतलब कॉमन फेंट, जो आमतौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग बेहोश हो जाते हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो रिफ्लेक्स सिंकोप होता है। इसमें क्या होता है, देखें, या तो ये सिचुएशनल हो सकता है, कफिंग से, स्नीजिंग से, स्वेलिंग से, डेफिकेशन से, कैरोटिड साइनस हाइपरसेंसिटिविटी, वेयरिंग टाइट कॉलर। मैं आपको ये सारी बातें समझाता हूँ। देखें, आपका जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिंकोप है ना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स सिंकोप। जो रिफ्लेक्स सिंकोप है, इसमें आपने क्या क्या बातें याद रखनी है। देखें, जो रिफ्लेक्स सिंकोप होता है ना, इसमें सबसे पहले तो उसने लिखा हुआ है कि ये किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। सिचुएशनल मतलब आप खांसी करते हैं, आप स्नीजिंग करते हैं, तो इसकी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं।
उसके बाद आपने कहना है वेज़ोवेगल, ठीक है? तो वेज़ोवेगल स्टिमुलेशन, आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, वेज़ोडायलेशन होती है और आप क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और तीसरी नंबर पे आप फैशन के नाम पे या आप क्या करते हैं, आप टाइट कॉलर पहन लेते हैं। मतलब आपको कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आप क्या करते हैं, टाइट कॉलर पहन लेते हैं। तो टाइट कॉलर पहनने की वजह से भी आपके अंदर जो क्या होगा, देखिए जब आप टाइट कॉलर पहनेंगे तो आपके जो बैरो रिसेप्टर्स है ना, ठीक है, आपके जो कैरोटिड साइनस के अंदर, हमने आपको याद होगा हमने पढ़े थे कि क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। तो कैरोटिड साइनस के अंदर जो बैरो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके स्टिमुलेट होंगे और उससे क्या होगा, आपको हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है? तो यू विल गेट हाइपोटेंशन। तो इससे आपको जब हाइपोटेंशन होगी तो फिर क्या होगा, सिंकोप होगा। तो इसको हम कहते हैं सिचुएशनल, ठीक है? आपका ये सिचुएशन की वजह से हो सकता है या आपका हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है? तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि व्हाट इज सिंकोप। ये पुराने एडिशन के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन नए एडिशन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है? तो ये आपका सारा जो टॉपिक है यहाँ से खत्म हो चुका है। जितनी भी पीछे बातें थी वो मैंने आपको सारी करवा दी हैं। हाँ, इसके अंदर एक चीज रह गई है जो मैं आपको यहाँ से करवाना चाहता हूँ कि व्हाट इज कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये हमारे पुराने एडिशन पे नहीं दिया हुआ, तो इसको पढ़ देते हैं ये क्या चीज है। देखें, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि आपकी अगर पेरिकार्डियम की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, इट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसमें जो पेरिकार्डियम होता है उसकी फिब्रोसिस होती है और कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है? और आपका जो हार्ट होता है उसको एक्सपैंड करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती, लिमिटेड स्पेस मिलती है। डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग, यूजुअली इडियोपैथिक बट मे बी ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। कार्डिक सर्जरी, थोरेसिक रेडियोथेरापी। टीबी इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज। जो टीबी होता है वो ये गरीब मुल्कों के अंदर करवाता है और इसमें आपका प्रीलोड कम होगा, मतलब कि आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा और कार्डिक आउटपुट कम होगी और आपकी वीनस रिटर्न कम होगी, ठीक है? इसमें आपको डिज्निया, पेरिफेरल एडिमा, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन, कोस्मोल साइन, पल्सोस पैराडॉक्सोस और प्री पेरिकार्डियल नॉक मिलेगी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इसको दोबारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। इस अगली क्लास के अंदर हम पैथोलॉजी को खत्म करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी, ठीक है? जो सीवीएस की फार्माकोलॉजी थोड़ी सी समझने वाली है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो फार्माकोलॉजी उसको समझेंगे और उसको याद करेंगे, ठीक है? तो चलें जी, हम अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।